हेलो फ्रेंड्स, कवरेज स्टडी में मैं यतिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास की कुछ क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो नई क्लास होगी हमारी, हम इतिहास के कुछ वर्गीकरण को देखते हैं कि इतिहास को हम कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत का इतिहास ऑलरेडी हम कई क्लासेस ले चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इतिहास में जो जानकारी प्राप्त होती है वो किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है। इतिहास के वर्गीकरण को अगर भारत के इतिहास को देखते हैं तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, जिसे हम प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। प्री हिस्ट्री पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, उसका मतलब है कि एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में ना तो लिखा गया है और अगर लिखा नहीं गया है तो यानी पढ़ा भी नहीं गया है। यानी एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री या लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, उसी को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगर हमें किसी चीज की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि हमें उसके बारे में जानने के लिए कुछ अन्य सामग्री उपलब्ध होती रही होंगी। अगर हमें लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है तो हमें इस काल की जो जानकारी मिलती है वह अवशेषों से मिलती है। जो भी चीज हमें उत्खनन के बाद या जमीन के अंदर से खुदाई के बाद प्राप्त होती है, उसी से हम इस वाले काल को निर्भर करते हैं। और इस काल में किन चीजों को रखते हैं या किस सभ्यता को रखते हैं, तो इस काल में हम पाषाण युग या स्टोन एज को रखते हैं। जब मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में रहता था, उसे बहुत अच्छी समझ नहीं थी चीज़ों की, तो उस समय वह लिख और पढ़ नहीं पाया था। तो उस समय की जानकारी हमें कुछ लिखित साक्ष्य ना होने के कारण इनके जो अवशेष प्राप्त हुए, इनके जो औजार या हथियार प्राप्त हुए, उन्हीं से हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इस काल में हम पाषाण युग को रखते हैं। दूसरा समय होता है हमारा आद्य इतिहास का। आद्य इतिहास को हम आधा इतिहास भी कह सकते हैं। आधा इतिहास से मतलब है इन चीज़ों से कि जहाँ इतिहास लिखा गया है, जहाँ पर इतिहास लिखा गया है या हमारे पास लिखित सामग्री उपलब्ध है। लिखित सामग्री उपलब्ध है, लेकिन इस लिखित सामग्री को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसी जानकारी जो लिखी तो गई है लेकिन अभी तक वो पढ़ने में नहीं आ सकी है, उसी को हम आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंदर रखते किन चीजों को या किस काल को हम रखते हैं, तो यहां सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसी समय में रखते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारी मोहरें और सील प्राप्त हुई हैं। कई सारी चीजें प्राप्त हुई हैं जहां पर यह समझ आता है कि कुछ ना कुछ यह लिखा गया है, लेकिन इनकी शैली भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्र के रूप में बनी हुई है। तो अभी तक भी ये पता नहीं लग पाया है कि इन्होंने लिखा क्या है, इसलिए जो लिखा गया है उसको ना पढ़ सके हैं यहाँ की चीजों को। दूसरा आता है इसमें वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता जिसका समय है 1500 BC से 600 BC, इसी समय को भी हम आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय होता है 2500 BC से 1750 BC। सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम यहाँ रखते हैं और वैदिक सभ्यता को भी हम इसी समय में रखते हैं। अगला हमारा है इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास वह है जो लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। यानी 600 के BC के बाद में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वह लिखी भी गई है और पढ़ी भी जा सकी है। इसके बाद की स्थिति को हम फिर इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर हम इतिहास को भी 3 भागों में बांटते हैं।
पहला होता है हमारा प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा होता है हमारा मध्यकालीन भारत। और तीसरा है हमारा आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत को 712 से 1707 तक, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रखा गया है। प्राचीन भारत को 600 से लेके 600 बीसी से लेके 712 ईस्वी तक रखा गया है। और मध्यकालीन भारत को 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक रखा गया है। आधुनिक भारत को 1707 से लेके, और वर्तमान में भी आधुनिक भारत है, लेकिन जब तक देश आजाद हुआ 1947 तब तक माना जाता है। अब प्राचीन भारत को 712 तक क्यों रखा गया है, इसका भी एक विशेष कारण है। 712 में विदेशी आक्रमण या बाहरी आक्रमण, अरबों के आक्रमण शुरू हो गए थे। पहला भारत पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, और तब से फिर भारत में एक अलग तरीके की संस्कृति का जन्म हुआ। तो इसी समय को हम प्राचीन भारत का खत्म मान लेते हैं और मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानते हैं। 712 से शुरू होता है मध्यकालीन भारत और 1707 तक माना जाता है। 1707 वह तिथि है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु को ही हम मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत का शुरुआत मान लेते हैं। 1707 को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ के बाद मुगलों की पतन की अवस्था शुरू हो चुकी थी और अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभाव शुरू हो जाता है भारतीय व्यवस्था पर। आधुनिक भारत 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु से और जब तक देश आजाद हुआ तब तक माना जाता है। इस तरीके से हमने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला था हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्य इतिहास और तीसरा इतिहास। फिर से मैं एक मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री पीरियड उसको कहा गया जहां तो ना तो इतिहास को लिखा गया है और ना ही इतिहास को पढ़ा गया है। जब इतिहास ना लिखा गया ना पढ़ा गया तो फिर वहाँ जानकारी हमें किस चीज़ से प्राप्त होती है? वो जानकारी हमें अवशेषों से प्राप्त होती है, जो खुदाई में चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनसे प्राप्त होती है। और इस श्रेणी में हम पाषाण युग यानी पत्थर के युग को रखते हैं। दूसरा हमारा आद्य इतिहास है। आद्य इतिहास मतलब आधा इतिहास ऐसी चीज़ें जहाँ पर लिखी तो गई हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, उन्हीं को हम आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। आदि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति को शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन अभी तक भी उनको स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरा इतिहास है। इतिहास लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। इतिहास वही है जिसके बारे में हमें लिखित सामग्री उपलब्ध होती है। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो अभी हम हाल ही में पढ़ते हैं। इस तरीके से इसे मैं रफ कर देता हूँ। आप 1 मिनट में लिख सकते हैं इसे, आप 1 मिनट में से लिख लीजिएगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। जैसा कि हमने समझा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम स्टोन एज यानी पाषाण काल को रखते हैं। स्टोन एज यानी पाषाण काल को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे ना लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वह काल कौन सा होता है? स्टोन एज यानी पाषाण काल होता है। पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा पुरापाषाण काल।
जिसे हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसे हम पैलियोलिथिक पीरियड या पुरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा होता है हमारा मध्य पाषाण काल, और इसे हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। तीसरा होता है हमारा नव पाषाण काल, और इसे हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। सबसे पहले समझते हैं हम पुरा पाषाण काल को, ये क्या है। पुरा पाषाण काल को समझने के लिए सबसे पहले हम इस पैलियोलिथिक शब्द को समझते हैं। पैलियोलिथिक शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो यह निकलता है पैलर प्लस लीथर। यह पैलर प्लस लीथर निकलता है। पैलर का मतलब होता है ग्रीक भाषा में प्राचीन, और लीथर का मतलब होता है यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में ही पाषाण। यानी कि पुराना पाषाण, पुराना पत्थर ही ग्रीक भाषा में पैलियोलिथिक कहा जाता है। प्राचीन पाषाण को भी हम हिंदी में पुरा पाषाण काल कहते हैं। इस पुरा पाषाण का मतलब पुराने पत्थर से क्या है, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, जंगलों में रहता था और खाद्य को संग्रह करता था, अपने जीवन यापन के लिए, अपने खाने के लिए शिकार करता था। जंगलों में रहने वाला मानव शिकारी था और अपना स्थिर जीवन नहीं जीता था, यानी उसकी जिंदगी अस्थिर होती थी। इस काल में मनुष्य अस्थिर था और शिकार करता था, यानी कि एक तरीके से पशुओं जैसा जीवन इस समय में मनुष्य जीता था। इसलिए इसे पुरा पाषाण काल कहते हैं। इस पुरा पाषाण काल या इसके बारे में, इसका समय कब से कब तक है, तो यह माना जाता है कि जब से भी सभ्यता की शुरुआत रही होगी, मनुष्य ने इस धरती पर जब भी जीवों ने जन्म लिया होगा, तो उस शुरुआत से जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अननोन पीरियड से लेके जो जानकारी हमें अभी तक उपलब्ध नहीं है, अननोन से लेके और 8000 बीसी तक, अननोन से लेके 8000 बीसी तक। ये बीसी क्या होता है, पहले आप इसको यहां समझ लीजिएगा। मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, 2021 से पहले कभी 2000 भी रहा होगा, सन 2000 भी रहा होगा, और 2000 से पहले 1990 भी रहा होगा। अगर मैं इस 2000 को कॉमन मान लूं, जीरो मान लूं, यानी कि अभी समय में मान लूं कि कोई व्यक्ति का जन्म 2000 में हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 2000 में हुआ है, तो वह व्यक्ति आज 2021 में कितने दिन का हो गया, कितने सालों का हो गया, 21 सालों का, क्योंकि 2000 के बाद 21 साल हो चुके हैं, यानी कि 21 वर्ष आगे की तरफ जाएंगे हम। अगर हम कहें कि इस व्यक्ति से जो 2000 में पैदा हुआ था, उससे पहले एक और व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 1990 में, तो वो उससे कितना है, बड़ा है, 10 साल बड़ा है। यानी कि अब हम जो 10 काउंट करेंगे यहां से करेंगे, यानी कि इधर से 1 2 2 3 4, फिर ये 10 उल्टा जाएगा। अब ये बीसी और एडी क्या होता है, इसे समझिएगा। अब 2021 चल रहा है,
कि 2021 कभी शुरू हुआ होगा जीरो से, और जो जीरो थी उससे पहले भी कहीं ना कहीं सभ्यताएं रही होंगी, लोग रहे होंगे। उनको कोई भी ईयर हो सकता है वो 2000 से पहले। मान लीजिए जैसे मैंने बोला अभी 8000 BC, तो ये जीरो है। 8000 BC से पहले चीजें चली आ रही हैं जीरो तक, और फिर जीरो से आगे चल रही है। ये जीरो कोई साल माना है हमने, और ये जीरो इसलिए माना है कि इस जीरो में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जिस साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को जीरो ईयर मान लिया गया। उससे आगे फिर 1 2 3 4 5 आगे चलता रहा और 2021 तक आ गए। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले भी लोग थे, तो उससे जो पहले हुआ उसे हम बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और इसको हम हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम ईसवी या एडी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मतलब ही होता है ईसा के जन्म से। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 8000 BC की बात कर रहे हैं, तो अगर आज से काउंट करें तो इस 8000 में 2000 और जुड़ जाएंगे। तो अब से अगर बात हम काउंट करेंगे तो यह 10,021 की बात रही होगी, यानी आज से 10,000 साल पहले कभी यह काल रहा होगा। यहां से पीछे जाएंगे तो उल्टा, यानी इधर से काउंट करते हैं और इधर की तरफ चलेंगे आगे की तरफ तो उसे पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। यह वह समय था मनुष्य अस्थिर था और शिकार करता था। इस समय में मनुष्य ने कुछ भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जंगलों में रहने वाला मानव था। इस समय की सबसे पहली जानकारी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ब्रिटेन के थे ये भारत में आए 21 वर्ष की अवस्था में, पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने क्या किया कि 1863 में मद्रास के पास, मद्रास तमिलनाडु में, मद्रास के पास एक जगह है पल्लपुरम। मद्रास के पास एक जगह है पल्लपुरम, वहां पर पहली हाथ की कुल्हाड़ी की खोज कर दी। पहली हाथ की कुल्हाड़ी इन्होंने खोजी, और यह माना जाता है कि इन्होंने ही इस काल में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसकी शुरुआत की है। इसलिए इन्हें भारतीय जो उत्खनन विभाग है उसका पिता माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूट फ्रूट का काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस समय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको भी हम समझते हैं। मैं यहां से नीचे से रफ कर देता हूं, इसे मैं ऊपर लिखना शुरू करता हूं। स्टोन एज को मैं यहां से शुरू कर देता हूं। समझिए, वैसे यहां मनुष्य शिकार करता है, जीवन अस्थिर है, और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य ने यहां पर आग की खोज कर ली है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस समय की यह थी कि मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, लेकिन वह आग का उपयोग करना नहीं जानता था। मनुष्य ने आग का उपयोग नहीं किया।
जैसे ही मनुष्य ने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर कुछ औजार बनाने की कोशिश की तो पत्थरों से पत्थर टकराए, और जब पत्थर से पत्थर टकराए तो वहां पे एक चिंगारी पैदा हुई, और वो चिंगारी ने ही आग का रूप लिया। मनुष्य को यह पता चल गया कि यह आग भी जलाई जा सकती है, लेकिन इसका उपयोग या इस्तेमाल कैसे किया जाए इस समय में आदि मानव नहीं जानता था। आग की खोज इस समय की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक मानी जाती है। इस समय के कुछ महत्वपूर्ण हथियार थे जो खोजे गए थे। सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी, जिसे हम हैंड एक्स भी बोलते हैं। दूसरा क्लीवर, तीसरा चॉपर। पहला हाथ की कुल्हाड़ी मनुष्य ने खोजी, उसके बाद क्लीवर, स्क्रैपर भी मनुष्य ने खोजा, स्क्रैपर भी मनुष्य ने इस समय में खोज लिया था। स्क्रैपर्स को हम छिलनी, कहते हैं, क्लीवर को विदारक कहते हैं, क्लीवर्स को हम विदारक कहते हैं, और स्क्रैपर्स को हम, चॉपर्स को हम खंदक कहते हैं। हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ये सारी चीज मनुष्य ने उस समय खोज ली थी। सबसे बड़ी बात इस समय की यह थी कि यह सभ्यता आखिर पाई कहां पर गई थी। इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह किन किन स्थलों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, यह भी यहां पर महत्वपूर्ण था। यानी जो हमें साक्ष्य मिले वो किन किन जगहों पर इनके साक्ष्य मिले। सबसे पहले हमें साक्ष्य मिले बेलन नदी घाटी में। बेलन नदी घाटी में इस सभ्यता के साक्ष्य मिले। इसके बाद नर्मदा नदी घाटी, इसमें भी इस सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। सोलन नदी घाटी, इस समय भी यहां पर इस सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। बेलन, नर्मदा और सोलन, ये नदी घाटी, इनके आसपास के क्षेत्रों में जब खुदाई की गई तो पता चला कि यह सभ्यता पुरापाषाण कालीन है। यहाँ पे कुछ औजार मिले, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर्स, चॉपर, स्क्रैपर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई। ये नर्मदा घाटी थी, यहीं पर मनुष्य के सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुए। यहीं पर मानव के सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुए। यानी यहाँ पर ये पता चला कि मनुष्य भी रहा होगा, या मनुष्य का जो अवशेष है या अस्तित्व है वो नर्मदा नदी घाटी के पास ही पता चला। इस समय की एक और खास विशेषता थी कि यहां पर, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, इस समय की एक खास विशेषता यह थी कि मनुष्य ने कुछ चित्रकारी की, पेंटिंग्स की, और एमपी के भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी पाई गई। यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम जो चित्रकारी की वो, या सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण पुरापाषाण काल में कहां पाए जाते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले यह चित्रकारी का प्रमाण है भारत में। इस तरीके से हम इन चीजों को समझाएं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिएगा। पुरापाषाण काल, शिकार और जीवन अस्थिर होता था, शिकार पर जीवन था। मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी लेकिन उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाया था। इसमें जो मिलने वाले महत्वपूर्ण औजार थे वो हाथ की कुल्हाड़ी, जिसे रॉबर्ट ब्रूटफूस ने 1863 में पल्लपुरम, जो मद्रास के निकट पाया जाता है,
तमिलनाडु में उस जगह से पहली हाथ की कुल्हाड़ी जो उन्हें मिली और उन्हीं से ये अंदाजा लगाया गया कि ये समय ये जो सभ्यता है किस समय की रही होगी। उसके बाद क्लीवर्स, विदारक, चौपर, खंदक और चिलनी, ये सारी चीजें प्राप्त हुई। ये जो सभ्यता के साक्ष्य थे बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और सोलन नदी घाटी के आसपास पाए गए। नर्मदा नदी घाटी में जैसे मैंने कहा कि मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहीं से होमो सैपियंस मानव की भी शुरुआत होती है। आज का मानव जो होमो सैपियंस आधुनिक मानव माना जाता है, उस होमो सैपियंस की शुरुआत भी इसी समय से मानी जाती है। अवशेष जो प्राप्त होते हैं इसी समय से प्राप्त होते हैं। पुरापाषाण काल की एक और विशेषता, जिस समय में प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं एमपी के भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। मनुष्य ने जिस तरीके से इस समय में बड़े बड़े औजारों का और हथियारों का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से जैसे ही मनुष्य का विकास हुआ, आगे बढ़ा, उसने औजारों का आकार छोटा कर दिया। इस समय मनुष्य क्या करता था कि बड़े पत्थरों से जानवरों को कुचल के उनका शिकार करता था। यानी कि बड़े पत्थरों को मिलकर एक जानवर को घेरा जाता था और उसे कुचल दिया जाता था। इस तरीके से मनुष्य अक्सर शिकार किया करता था। कुल्हाड़ी या ये जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं, इन सारी चीजों का आकार काफी विशाल है। मध्य पाषाण काल में इन जो आकार पत्थर थे, इनका आकार छोटा हो गया। इनका आकार छोटा हो गया और छोटे आकार वाले पत्थरों को माइक्रोलिथिक कहा गया। इनको माइक्रोलिथिक कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। छोटे आकार वाले पत्थरों को माइक्रोलिथ कहा गया। यह काफी महत्वपूर्ण इनकी खोज थी, क्योंकि इस समय में छोटे आकार के पत्थर होने की वजह से यह फायदा हुआ कि यह आसानी से शिकार कर सकते थे और कम संख्या में लोग भी आसानी से शिकार कर पाते थे। 1857 में सीएल कार्लाइज ने सबसे पहले यहां के पत्थरों की खोज की थी। 1857 में सीएल कार्लाइज ने सर्वप्रथम इन छोटे आकार के पत्थरों की खोज की। इन पत्थरों के छोटे आकार के पत्थरों की खोज की। इस समय में ये छोटे आकार के पत्थरों ने मनुष्य को विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अब मनुष्य कई सारे काम इनसे कर सकता था। केवल जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था, उसके अलावा भी और सारे काम थे, उनको भी कर सकता था। इसके अलावा इस समय की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि इस समय मानव ने पशुपालन की शुरुआत कर दी। इस समय मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर दी, और पशुपालन जब मनुष्य ने शुरू किया तो उसके जीवन में एक अद्भुत क्रांति आई। यहीं से मानव का असली विकास शुरू होता है। पशुपालन का पहला साक्ष्य एमपी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में प्राप्त होता है। ये भोपाल के निकट पड़ता है, आदमगढ़ से प्राप्त होता है। फर्स्ट एविडेंस पशुपालन का एमपी के आदमगढ़ से प्राप्त होता है, और इसका दूसरा एविडेंस राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। राजस्थान के बागौर से इसका दूसरा साक्ष्य प्राप्त होता है। एक इसकी अन्य विशेषता यह थी कि इसी समय में
मानव के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी मनुष्य की अस्थियों के प्रमाण प्रथम बार प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में। और यह अस्थि अवशेष यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर यूपी के प्रतापगढ़ में एक जगह है, वहां से यह साक्ष्य पहली बार प्राप्त हुए हैं। इस समय की एक और विशेषता रही है, यहां पर कुछ अस्थि के भी अवशेष या हथियार पाए गए हैं। पहली बार जो अस्थियों के अवशेष भी इस स्थान से पाए गए हैं या मध्य पाषाण कालीन में पाए गए हैं, और उनके अवशेष मदहगा या इसे मैदहा भी बोला जाता है से प्राप्त हुए हैं। यह भी यूपी में ही पड़ता है। आप इनको लिख सकते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा आप इन्हें। मध्य पाषाण कालीन आकार छोटा था औजारों का, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। अस्थियों के अवशेष मैदहा में पाए गए। 1827 में सीएल कार्लाइल ने छोटे आकार के पत्थरों की खोज की, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसमें पहली बार इसी समय में पशुपालन की भी शुरुआत होती है। आदमगढ़ में प्रथम पशुपालन के अवशेष पाए गए, दूसरा राजस्थान के बागौर में, और इस समय मानव अस्थियों के भी प्रमाण पाए गए, जो यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नाहर से प्राप्त होते हैं। तीसरा है हमारा इसके अलावा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसे इंग्लिश में या यूनानी में नियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। नियो का मतलब ही ग्रीक में नया होता है। नियो का मतलब, और लिथिक मैं ऑलरेडी आपको लीथर बता चुका हूं। लीथर का मतलब पाषाण से या पत्थर से होता है, तो नया पत्थर, नवीन पत्थर, इसको बोला जाता है नवपाषाण काल में। यह सबसे अंत में पत्थरों की सबसे अंतिम और लास्ट अवस्था है। यहां पर मनुष्य ने काफी चीजें शुरू की। सबसे पहले यहां पर मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया, खेती या कृषि कार्य शुरू किया। सबसे पहले यहां मनुष्य ने कृषि कार्य शुरू किया, और कृषि कार्य के सबसे पहला अवशेष बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के में पड़ता है। यहां से सबसे पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह है, मनुष्य ने सबसे पहले जो खेती जिन फसलों की उनमें जौ, गेहूं और कपास थे। सबसे पहली अगर फसल की बात की जाए कि मनुष्य ने सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो वो जौ थी। इसके बाद इस समय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रांति लेकर आया, क्योंकि पहिए से मनुष्य दो तरह के काम कर सकता था।
एक तो आवागमन की सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो गई। दूसरा, इसके अलावा मनुष्य जो कर सकता था वह था कि बर्तन बनाने का काम, यानी कि पहिए ने मनुष्य को चाक यानी कुम्हार का जो चाक होता है उसमें सहायता की, विभिन्न प्रकार के बर्तनों की शुरुआत की। आगे आने वाले समय में आप विभिन्न तरीके के मृदभांडों को पढ़ेंगे। वो मृदभांड बनाने का कार्य भी इस पहिए के आविष्कार की ही देन थी। इस समय में कई सारी महत्वपूर्ण अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक और कि इस समय चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। चावल का प्रथम साक्ष्य भी इसी समय में प्राप्त हुआ और यह प्राप्त हुआ कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा यह भी यूपी में पड़ता है। कोल्डी हवा से मनुष्य ने सबसे पहले चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के यूपी में पड़ता है। यहीं से मनुष्य ने सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस समय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय मानव को के साथ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए के साक्ष्य मिलते हैं। कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि मनुष्य का पहला पालतू जो जानवर था वह कुत्ता रहा होगा। एक जगह पर देखा गया है कि जहां पर मनुष्य दफन है उसी की बगल में सटा हुआ कुत्ता लगा हुआ है। तो इसी से यह हमें आइडिया लगा कि कुत्ते के भी साक्ष्य यहां प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने पहली बार कुत्ते को पालतू पशु के रूप में बनाया रहा होगा। यह जानकारी आपको काफी महत्वपूर्ण है। यह समय में और ये जो साक्ष्य था कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर के बुरज़होम से प्राप्त हुआ। जम्मू एंड कश्मीर के बुरज़होम से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। आपको 2 मिनट में ये सारी चीजें फिर से रिवाइज करता हूं मैं। स्टोन एज पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला पुरा पाषाण, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण का मतलब आपको बताया मैंने क्या होता है। पुराना पत्थर होता है। इस काल में मनुष्य आदिम अवस्था में था, शिकार करता था, जंगली जीवन जीता था, कच्चा मांस खाता था, आग की खोज कर ली थी लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता था। रॉबर्ट ब्रूट फॉर्स ने 1863 में मद्रास के निकट पल्लपुरम में हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की। सबसे पहला हथियार माना जाता है। उसके बाद क्लीवर, चॉपर और ये स्कैपर्स, इनकी खोज हुई। ये सभ्यता के साक्ष्य बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और सोलन नदी घाटी के प्राप्त होते हैं। इसी में मानव ने चित्रकारी शुरू की और भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा मध्यकालीन या मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड में इसमें आकार छोटा हो गया पत्थरों का, इसे हम माइक्रोलिथ कहा गया। अस्थियों के अवशेष पाए गए मदहा में। 1857 में कार्लाइज ने छोटे पत्थरों की खोज कर दी। पशुपालन का प्रथम एविडेंस यहीं पर इस समय मध्य पाषाण काल में मिलता है। एमपी के आदमगढ़ में प्राप्त होता है। दूसरा राजस्थान के बागौर में प्राप्त होता है। इस समय मनुष्य के अस्थि अवशेष प्राप्त होते हैं सराय नाहर प्रतापगढ़ से। तीसरा है हमारा नव पाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। यहाँ पे मनुष्य नया पत्थर कहा जाता है, कृषि कार्य शुरू करता है। कृषि कार्य के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जहां जौ, गेहूं और खेती की जाती थी। पहिए का आविष्कार भी इस समय में हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा यूपी जो इलाहाबाद में पड़ता है वहां भी प्राप्त हुआ। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ जम्मू कश्मीर के बुरज़होम से। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और काफी समझ आया होगा। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करने का कोशिश करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके और हम आपको ये जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध समय से करा सकें। आज के लिए सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।